हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज एक बहुत अलग सा टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ, कैंसर ट्रेन और मौत का कारोबार। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए कैंसर ट्रेन के बारे में। तो जैसे नाम हमने जैसा कि देखा है, हमारे भारत देश में जो ट्रेनों के नाम होते हैं बेसिकली किसी दार्शनिक स्थल के नाम पे होते हैं या फिर किसी नदियों के नाम पे होते हैं, बड़ी जो नदियाँ हैं नदियों के नाम पे होते हैं, और या फिर किसी बड़े स्टेशनों के नाम पे होते हैं, जो पुरानी जगह हैं उनको नाम पे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक नाम सुना होगा आपने, कैंसर ट्रेन। एक्चुअल में इसका जो नाम है वो अबोहर जोधपुर पैसेंजर है। और ये ट्रेन, इसका नाम कैंसर एक्सप्रेस इसलिए रखा है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में जितने भी यात्री यात्रा करते हैं उनमें 70 से 90% कैंसर पीड़ित होते हैं। अब बात करेंगे आप ये ट्रेन चलती कहाँ से कहाँ तक है। तो ये ट्रेन जाती है भटिंडा से, पंजाब में जो भटिंडा से लेकर ये बीकानेर में जोधपुर तक जाती है ये ट्रेन। भटिंडा स्टेशन पे आप अगर शाम को 7 बजे से लेके 9:25 तक का टाइम देखेंगे, 9:25 पे रात्रि को ये भटिंडा स्टेशन से छूटती है ट्रेन। इस ट्रेन का नंबर है 54703 और 54704 अप एंड डाउन का। तो ये जब ट्रेन का टाइम होता है 9:25 पे छूटती है, उस टाइम पे स्टेशन पे बहुत गहमा गहमी का माहौल होता है और आपको मैक्सिमम जो दिखेंगे वो कैंसर पीड़ित ही दिखेंगे। इस ट्रेन में मैक्सिमम लोग जो जाते हैं वो बीकानेर जाते हैं इलाज के लिए। बीकानेर में एक कैंसर का जाना माना इंस्टीट्यूट है, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट करके। ये एक जाना माना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत विशेषज्ञ हैं, बहुत मात्रा में विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं कैंसर रोग के लिए। तो यहाँ पे लोग जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बीकानेर में जो ये आचार्य तुलसी इंस्टीट्यूट है कैंसर का, यहाँ पे आपको ठहरने की और खाने की सुविधा जो है वो भी कम रेट में मुहैया हो जाती है। ये स्पेशल जो ट्रेन है कैंसर ट्रेन, ये कैंसर के रोगियों को लेके ही जाती है और साथ में उनके कुछ परिचित जाते हैं। तो इनमें क्या है, कुछ जो जा रहे हैं कैंसर के रोगी हैं और उनके जो परिचित हैं उनको किराए में 75% तक छूट मिलती है कि भाई आप रोगी हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जाइए आप इलाज कराइए। तो इस ट्रेन में जितने भी कोच हैं मैक्सिमम पूरे कोच कैंसर रोगियों से भरे होते हैं या फिर उनके संबंधियों से भरे होते हैं। मान लीजिए कोई बंदा जा रहा है, साथ में किसी को लेके जा रहा है अपने सहयोगी के रूप में, तो उनसे भरे होते हैं। तो चलिए ये तो हमने कर ली कैंसर ट्रेन की बात। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर ये इतने सारे कैंसर रोगी आते कहाँ से हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। आप जान रहे होंगे जब 1960 का दशक था, 1960 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आई थी हमारे देश में। 1960 का जो दशक था उससे पहले हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो भी किसान बंधु हैं, वो किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र का या फिर रसायनों का उपयोग नहीं करते थे, या फिर करते भी थे तो थोड़ी बहुत मात्रा में ऑर्गेनिक रूप में, गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, भैंस का गोबर हो गया, इस टाइप का मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते थे। उसके बाद जो 1960 का दशक आया, देखा ये क्रांति जो है कहीं ना कहीं विदेशों के प्रभाव से ही हमारे देश में आई और लोगों ने अंधाधुंध केमिकल डालना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में इतना केमिकल यूज हुआ, इतना फर्टिलाइज़र यूज हुआ, फर्टिलाइज़र ग्रोथ के लिए यूज़ हुआ, और केमिकल जो था इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, पेस्टिसाइड मतलब जंतुनाशक, और हर्बिसाइड की बात करें तो जो शाकनाशी मतलब जो अवांछित पौधे होते हैं उनको मारने के लिए। तो ये सब केमिकल का इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज हुआ कि प्रोडक्शन एकदम से बूम हो गया, बढ़ गया। अब लोगों को लगा कि भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, हरित क्रांति आई है। हरित क्रांति और कुछ नहीं थी, बस जो ये हमारी धान्य फसलें हैं इनका प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा, उसी को क्या है हरित क्रांति नाम दे दिया था। तो हरित क्रांति तो आई, लेकिन इतना केमिकल स्प्रे हुआ। उसके बाद क्या है, कुछ टाइम तो ये केमिकल फ्री में दिया गया। ये जो खाद हैं और कुछ केमिकल्स हैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ टाइम फ्री में दिए उन्हें। उसके बाद फिर ये बाद में लोग खरीद के यूज़ करने लगे कि इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन किसी ने सेहत के बारे में नहीं सोचा। अगर आप बात करें हरियाणा की, पंजाब की, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, यूपी का हिस्सा है जहाँ पे गन्ना वगैरह लगाया जाता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खादों का उपयोग किया जाता है, यूरिया और फास्फेट वगैरह का। अब यूरिया और फास्फेट का उपयोग किया, मान लीजिए हमने किसी क्रॉप में हम बहुत ज़्यादा खादों का यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उसके बाद हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं और वीडिसाइड डाल रहे हैं, यानी कि जंतुनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी, ये सब हम डाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई पौधा है, आपने उसमें कुछ भी डाला, जैसे यूरिया डाली और कुछ चीज़ डाली, ये इंसेक्टिसाइड केमिकल डाले, तो वो पौधा जो है पूरी मात्रा में उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाता। उसको जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करता है, अपनी ग्रोथ कर लेता है, कीड़े मकोड़ों को मार देता है। उसके बाद जो मात्रा है वो मिट्टी में चली जाती है। मिट्टी में जाने के बाद जड़ में जाती है, जड़ के माध्यम से तने में, तने से होते हुए पत्तियों में और फिर पत्तियों से होते हुए फल में,
और फल में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं उसकी जो अवशेष मात्रा रहती है, रेजिडुअल अमाउंट रहती है उस जहर की। खाद में भी कुछ रासायनिक ऐसे रसायन होते हैं जो हानिकारक होते हैं, और जो केमिकल है उनमें तो ऑलरेडी ऐसे रसायन हैं ही जो हानिकारक हैं। तो उसकी कुछ मात्रा हमारे फूड में जाती है जो कहीं ना कहीं कैंसर वगैरह का कारण बनती है। अब बात करें हम मौत का कारोबार क्यों कह रहे थे इसको, तो देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, ये जो जितने भी जहर बनते हैं ना हमारे, मैक्सिमम बाहर की कंपनियां बनाती हैं, अमेरिकी कंपनियां, यूरोप की कंपनियां बनाती हैं, बाहर की कंपनियां। और इनका जो धंधा चलता है वो गरीब देशों से चलता है। गरीब देश मीन्स समझ गए आप, जैसे हमारा इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके बाद आपका इंडोनेशिया हो गया। ये सब क्या है, थोड़े गरीब देश हैं। इनमें क्या है, उतना ज़्यादा लोग स्वास्थ्य को नहीं सोचते। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिका में बैन हो गई, उन्हें कोई भी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट बनाने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके, हमारी भारत की कंपनी भी उनके साथ ही मिली हुई है, उन्होंने क्या है भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया और एक से एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि ये केमिकल डालेंगे तो कीड़ा जड़ से मर जाएगा, ये केमिकल डालेंगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा, और ये रासायनिक खाद डालेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के डालेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि कॉम्बिनेशन डालने से ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, और कोई आप ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे इंसेक्ट मर जाएगा, तो जिससे कीड़ा तुरंत मर जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका जो अवशेषी मात्रा बचेगी पौधे में, वो आपके स्वास्थ्य को भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। भाई कीड़ा मर गया तो आपके भी शरीर में, तो आप भी तो इंसान है, तो आपके शरीर में भी तो जहर घुलेगा। हम प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर पी जाते हैं इसी चक्कर में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर खा जाते हैं। खासकर सब्जियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जैसे सब्जी मान लीजिए कोई लौकी उगी हुई है, तरोई उगी हुई है, कोई भी ऐसी सब्जी है, मटर है मान लीजिए, उसमें हमने कोई इंसेक्ट लग गया और उसके बाद हमने स्प्रे किया। नॉर्मल जो घर में खाने के लिए उगाता है वो तो स्प्रे नहीं करता, लेकिन जो कमर्शियल जो बेचने के लिए उपयोग करता है उसे कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसे सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं और प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, केमिकल डालता है, और हो सकता है 3-4 दिन बाद उस सब्जी को मार्केट में ले जाए, तो उसकी जो अवशेषी मात्रा रहती है ना, अवशेष मात्रा ऊपर में जो चपका रहता है केमिकल कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो हमें बीमार करने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ पार्ट्स है, यूपी का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ में पहले कम यूज होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ा है। तो देखिए, हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो बाहर की कंपनियां आके एकदम उल्टे सीधे रेट पे आपको बेच रही हैं केमिकल, और सिर्फ अपना मुनाफा देख रही हैं, आपके स्वास्थ्य से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो खुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खा रहे हैं और आपको जहर खिला रहे हैं। तो अब सोचना आपको है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको इतना खराब बना दिया है। खराब किसने बनाया है? हम और आप लोगों ने मिलकर ही बनाया है, क्योंकि उसमें रासायनिक खादें डाल दी, उसमें इतना केमिकल डाल दिया कि अब बिना उसके तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, हम एकदम शुद्ध खेती की तरफ जाएं, तो इसमें यह हो सकता है कि हम जो है धीरे धीरे शुरुआत करें गाय के गोबर से, गाय के मलमूत्र से, भैंस के मलमूत्र से। कुछ ऐसी फसलें हैं जो फील्ड में उगा के वहीं पे हरी खाद के रूप में प्रयोग कर ली जाती हैं, केचुआ खाद हो गया, बहुत मतलब इस तरह से जा सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ सालों तो प्रोडक्शन कम होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको सेम प्रोडक्शन मिलेगा, कुछ सालों में प्रोडक्शन कम मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही धरती की उर्वरा शक्ति नॉर्मल आ जाएगी, जो अभी जिस उर्वरा शक्ति का जिस अभी हाश हो गया है, वो जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद प्रोडक्शन में आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत लाभ होंगे, इससे आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। तो जो हमने भटिंडा से कैंसर ट्रेन की बात की, तो वहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, वहाँ पे ज़मीन ऐसी है कि वहाँ पे धान वगैरह की खेती पॉसिबल नहीं थी, इसलिए वहाँ पे लोग क्या करने के लगे, कॉटन की खेती करने लगे। कॉटन मतलब कपास। तो कपास में एक कीड़ा लगता है, कपास की जो बॉल होती हैं उसमें एक कीड़ा लगता है, वो बॉल को छेद करके पूरा बर्बाद कर देता है, इसलिए उसे बॉल वर्म बोलते हैं, अमेरिकन बॉल वर्म। तो उस बॉल वर्म से बचने के लिए हमने कई तरह के केमिकल यूज किए, बहुत तरह के केमिकल यूज़ किए, जो कहीं ना कहीं धरती पे गए और उसका जो अवशेष है वो कहीं ना कहीं कपास में आया। बिनौला जो है कपास का बीज होता है, जिसको जो है भैंस वगैरह को खिलाने के लिए काम में लाते हैं पंजाब हरियाणा में, और वो कहीं ना कहीं दूध में जाके फिर घी के माध्यम से, दूध के माध्यम से फिर हमारे शरीर में जाता है जहर। कुल मिला के डाला हमने फसल में, कीड़ा मर गया, ठीक है, कंट्रोल हो गया। उसके बाद वो जो बचा हुआ जहर था वो कहाँ गया, हमारे शरीर में गया। धीरे धीरे जो कीड़ा है वो रेजिस्टेंस होते गया कुछ केमिकलों के लिए, और उसे केमिकल की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ने लगी, ज़्यादा डोज डालने के लिए। और जैसे ही ओवरडोज डालते थे, वो ओवरडोज कहीं ना कहीं और ज़्यादा लोगों को परेशान करने लगी, और उस ओवरडोज के चक्कर में ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में कैंसर फैला हुआ है। उसके बाद बात करें कि उसमें एक बैक्टीरिया प्रवेश कराते थे,
रेजिस्टेंट पैदा करने के लिए, मतलब प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए कॉटन में हम एक ऐसा बैक्टीरिया डाल देते हैं जिसका नाम था बीटी कॉटन, आपने नाम सुना होगा। बैसिलस थुरिजिएंसिस करके एक बैक्टीरिया है जो एक ऐसा प्रोटीन पैदा करता है कि जो उस कीड़े को, अमेरिकन बॉल वर्म जो कीड़ा है, उसको ख़त्म कर देता है, उसके शरीर में जाके उसे ख़त्म कर देता है। तो ये जो बैक्टीरिया था ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी में जाता था और ऐसा मानना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये भी नुकसान करता है, मानव शरीर के लिए नुकसान करता है। तो अब हम बात करें, जैसे ये तो हो गया, हमने केमिकल के बारे में देख लिया कि केमिकल का रिड्यूस जाता है, वो कहीं ना कहीं कैंसर को प्रेरित करता है। उसके बाद हम बात करें, जैसे हमने यूरिया प्रयोग किया, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र प्रयोग किए, उसके बाद अमोनियम फर्टिलाइज़र, जितने भी प्रकार के फर्टिलाइज़र हैं हमने वो प्रयोग किए, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में कुछ ऐसे अवशेष रह गए, जैसे लिथियम यूरेनियम, ये एक खतरनाक केमिकल है, बन जाता है। एक ऐसा विशेष पाया गया जो क्या है, नीचे जाके भूमिगत जो जल है उसको भी प्रदूषित करता है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बरसात हुई, जैसे कि कुछ भी हुआ, तो लीचिंग के माध्यम से नीचे नीचे जो परत चल जाती है, जो भी उसमें एक्स्ट्रा केमिकल ऐसे होते हैं वो लीचिंग के माध्यम से भूमि में नीचे चले जाते हैं और बाद में वो जो भूमिगत जल के माध्यम से ऊपर आते हैं, तो वहाँ का जल भी प्रदूषित हो गया, वहाँ की मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। और अब वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया कि आप कैंसर के इतने ज़्यादा रोगी देखेंगे, खास करके भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में। भटिंडा के आसपास और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन भटिंडा से स्पेशली एक ट्रेन चलती है। अब आप सोचने वाली बात है कि कोई ट्रेन का नाम है, इतनी खतरनाक बीमारी के नाम पे है कैंसर ट्रेन। अब वहाँ पे जो विंडो होती है पूछताछ वाली, वहाँ पे भी लोग जाके पूछते हैं कैंसर ट्रेन। अनाउंसमेंट में भी बोला जाता है कि कैंसर ट्रेन आएगी। तो आप सोच के देखिए कि कैसा माहौल होता होगा और उस ट्रेन में सफ़र करने वालों का क्या हाल होता होगा और कितने रोगी होते होंगे। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी थी। क्या है, विदेशी कंपनियाँ जो हैं उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए, उन्हें मोरल चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए हमारे इंडिया में आए हैं, इंडिया की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के वो अपने रास्ते चले जाएंगे। आज करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं, हर 6 महीने में एक से एक एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि फलाना केमिकल डालिए, उपज इतनी हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, उपज बढ़ेगी ठीक है, लेकिन उसका रेजिडुअल इफेक्ट आपके शरीर को बीमार करेगा, बहुत ज़्यादा बीमार करेगा। ये हर प्रकार के नशे से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जो केमिकल आपके शरीर में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे केमिकल हैं कि जो विदेशों में तो बहुत सालों से बैन हैं, बहुत सालों से, लेकिन हमारे इस देश में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी एक ऐसा ही है। आप जानते हैं कि किसी मंत्री के लड़के ने या फिर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के बंदे ने कोई कंपनी खोल ली, विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, तो उन्होंने पूरा सेटिंग करके पूरा अपना सिस्टम जमा लिया। उन्हें कोई बंद नहीं करवा सकता, वो अपना कारोबार बहुत धड़ल्ले से करेंगे, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। हमारे इंडिया का सिस्टम थोड़ा ऐसा है, पॉलिटिकल डोमिनेंट है। यहाँ पे किसी भी चीज़ों में सही और गलत नहीं देखा जाता। अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, आपके पास सिस्टम है, तो आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हमारा इंडिया एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे नियम कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए बने हुए हैं। जैसे ही कोई बंदा पॉलिटिकली स्ट्रांग है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं, इंसेक्टिसाइड कंपनियां, पेस्टिसाइड कंपनियां और फर्टिलाइजर कंपनियां, इनमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ भी होता है और उन्हें सिर्फ व्यापार करना होता है, उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सब जो खेती छोड़ के ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए। मानता हूँ आपको कुछ सालों में प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन आने वाले साल में बूम प्रोडक्शन होगा और आपकी कम से कम सेहत ठीक रहेगी। तो मेरा कहना यह है कि विदेशी कंपनियों का जो मौत का कारोबार है उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। उन्हें अपने पैर पसारने में हम और आप सशक्त होंगे, तभी वो कंपनियां सुधरेंगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई, जिस हिसाब से डिमांड हमारी है उस हिसाब से कंपनियां सामान सप्लाई कर रही हैं। मान लीजिए अचानक से डिमांड घट जाएगी तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, वो सप्लाई कहाँ से करेंगी? तो हम और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना कम यूज़ करें इस जहर का, उतना हमारे लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं हमें ही कदम उठाना होगा, तभी ये सिस्टम जाके सुधरेगा, वरना ये केमिकल का ऐसा ही कारोबार चलता रहेगा और धीरे धीरे करके ये हम तक भी पहुँचेगा और लोग बीमार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।